हमने सुना है कि फायरवॉल भी लगा रहे हैं। हाँ जी, फायरवॉल चाइना ने भी लगाया। डेटा वॉर चल रही है दुनिया के अंदर। हम तक ये इत्तला पहुंची, सरकार आपके व्हाट्सएप को भी ट्रैक कर सकती है। अगर एक भी ऐसा इंसिडेंट कभी आपके सामने आ जाए कि एजेंसीज ने सुना हो और वो बाहर निकली हो व्हाट्सएप की, मुझे जरूर बताइएगा। जेंडर बायस को साइड पे रखते हुए वो लड़की अगर जाके तस्वीर ऐसी बना रही है तो कहीं ना कहीं लड़का भी कर रहा होगा। आपने तो कहा FIA साइबर क्राइम ने उसका घर बचा लिया, उसकी इज्जत बचा ली, ये कह के कि फोर्ज्ड है, था ना? वो तो उसकी हकीकी तस्वीर को कर रहा था। फोर्ज कहने से क्या वो भी बच गया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS। आज का पॉडकास्ट बड़ा यूनिक है। गेस्ट बहुत खूबसूरत हैं, बड़े मुनफरद हैं, गुफ्तगू बहुत अच्छी होने वाली है। मैं ये रस्मी जुमले नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज का पॉडकास्ट और आज का सेशन मैंडेटरी सेशन है मेरे लिए, आपके लिए, आपके अहलो अयाल के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए। मैं बहुत ज़्यादा टेकी नहीं हूँ, शायद मैं अवॉइड करता हूँ। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी शायद जिसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया हो। मैंने बहुत अरसे तक अपने मोबाइल बैंक की ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं की बावजूद, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे डर इस बात का लगता है मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं और अगर विद अ सिंगल क्लिक वो पैसे यहाँ से वहाँ चले गए या किसी और ने एक्सेस कर लिया तो क्या होगा। मुझे दिन भर बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कोई कहता है तुम्हारे इतने पैसे निकल आए, कोई कहता है कि ये ऐप अगर डाउनलोड कर लोगे तुम्हें इतना लोन दे देंगे। लोग कॉल करके तंग करते हैं, मुझे तंग करते हैं, आपको भी करते होंगे। अब इन मसाइल का हल क्या है? इनका हल हमने जानना है और हल रेलेवेंट आदमी बता सकता है, स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। तो मेरे साथ इस वक्त एक स्पेशलिस्ट आदमी बैठे हुए हैं। वो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं FIA साइबर क्राइम विंग के, मेरी मुराद आसिफ इकबाल साहब से। आपने बहुत बार देखा होगा इनको, आज ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में इनको देखने की, इनसे जानने की, इनसे सीखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ इकबाल जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे आपके घर की लोकेशन ऑन की, लेकिन लोकेशन मंगवाने से पहले मैंने अपनी टीम से कहा कि ज़रा ध्यान से, क्योंकि साइबर क्राइम विंग से उनका ताल्लुक है, पता नहीं हमें लोकेशन भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो आजकल तो हम लोकेशन दे देते हैं बाइकिया वाले को भी, ऊबर वाले को भी, और डिफरेंट जो राइड कंपनीज़ हैं जैसे एयरलिफ्ट आई और बहुत सारे मतलब ऐसे ऐप्स हैं। तो ये कितना सेफ है? सबसे पहले तो मुझे इससे शुरू करते हैं, ये बताइए। देखिए, इसमें कोई इशू नहीं है लोकेशन देने में, अनटिल अनलेस के कोई आपको वहाँ पे मसला हो सकता है कि किसी लड़की को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो उसके घर की लोकेशन जानना चाहता है और वो कहीं से ट्रैप करके वो लोकेशन ले ले, तो मसला हो सकता है। कोई खुदा न खास्ता आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, आपके घर का उसको नहीं पता, वो कहीं से लोकेशन लेना चाहता है और पिन लोकेशन आप दे दें, तो मसाइल हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू द एजेंडा ऑफ दिस पॉडकास्ट फर्स्ट। मेरा ख्याल है पहले एजेंडा सेट कर लेते हैं। एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट इज़ कि हम मोबाइल पे व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ईमेल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाहिर है यूथ जिसे जेन जी कहते हैं, वो तो उसकी तो बहुत एक्सेस है, इवन छोटे बच्चों की बहुत एक्सेस है। यानी एक फिंगर टिप के ऊपर आप बहुत सारे कभी शॉर्ट्स, और अब तो मुख्तसर का ज़माना है। वो ज़माने गए, गॉन आर द डेज़ के जब हम लेंथी जवाबात भरा करते थे और कहते थे कि जितना लेंथी जवाब होगा, जितनी कॉपियाँ भरी होंगी, उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अब तो मुख्तसर ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, क्लिप्स का ज़माना है, ऐसे चल रहा होता है सब। तो सबसे पहले तो हमने एजुकेट करना है लोगों को कि इसके साथ कबाहत क्या आई है। I mean, जितनी चीज़ें इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई हैं, जितनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, उतनी कबाहतें भी बढ़ गई हैं। नंबर 1, क्या कबाहतें इससे जुड़ी हुई हैं। नंबर 2 ये कि आपका ताल्लुक FIA से है, आपके पास कंप्लेंट्स कैसी आती हैं, और उसके बाद फिर उनका रिड्रेसल कैसे होता है, और एक आम आदमी अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है उस रिड्रेसल के लिए। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं ज़रा मोबाइल फ़ोन के साथ ही, जो मेरी और आपकी जेब में है। तो व्हाट्सएप से शुरू कर लेते हैं सर। जहाँ से मर्जी कर लीजिए। हम ज़मीन से शुरू करेंगे, आसमान तक लेके जाएंगे आज आपको। कोई इशू नहीं है जी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तैयार है सर। तो व्हाट्सएप से शुरू करते हैं सर। अभी हम तक ये इत्तला पहुंची
कि सरकार आपके व्हाट्सएप को भी ट्रैक कर सकती है, व्हाट्सएप की चैट को भी एक्सेस कर सकती है। व्हाट्सएप जिसको आप कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो आपकी व्हाट्सएप पे की जाने वाली कॉल को भी सुन सकते हैं। सरकार ये कर सकती है। सबसे पहले तो मैं बताएं कि सरकार ये क्यों करने जा रही है, मैं प्राइवेट लोगों पे तो बाद में आता हूँ। देखें, ये रूमर्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि सरकार आपकी व्हाट्सएप की कॉल्स को लोग तो ये भी कहते हैं कि अब हमारे मैसेजेस भी पढ़े जाएंगे, और वो लोग इस पे परेशान हैं कि जो लड़का किसी लड़की से बात करता है, जो यानी कोई किसी न किसी फ्रॉड में जो किसी फ्रॉड के चक्कर में है, वो लड़का और उसकी कम्युनिकेशन जो है उसको डर है कि मेरी पकड़ी ना जाए, वो ज़्यादा परेशान है। एक कॉमन सिटीज़न इतना परेशान नहीं है, क्योंकि उसने बात करनी है अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने रूटीन के कारोबारी मामलात, उसको तो कोई खौफ नहीं है। इसका ज़्यादा खौफ उन लोगों को है कि जो छुप के कोई काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे उनको भी खौफ नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। व्हाट्सएप की कॉल ना ही रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ना ही उसकी, अब किसी की आपस की बात हो रही है, अब एजेंसीज या कोई इदारा इतना फ्री तो नहीं है, वेला तो नहीं बैठा हुआ कि वो ये चेक करे जी फलां अपनी माँ से क्या बात कर रही है लड़की, फलां अपने भाई से क्या, वो मियाँ बीवी आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही वॉइस कॉल रिकॉर्ड होने जा रही है, ना ही व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात होती है, वो ये कि मैसेज यहाँ से अगर आप सेंड करते हैं, आपने भेजा, वो उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया, व्हाट्सएप ने, कम्युनिकेशन हुई रास्ते में, वो इंटरसेप्ट हो भी गया अगर मैसेज, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, उसको बग कहते हैं कि वो रीडेबल फॉर्म नहीं होती। अच्छा, जब व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप पे वो आके लैंड करेगा मैसेज, वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, वो फिर अपनी असल फॉर्म में आ जाएगा जिसमें भेजा था। तो वो अगर रास्ते में वो इंटरसेप्ट हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप से लोग इसलिए वो हैं कि व्हाट्सएप को आजकल चोरी कर लिया जाता है, उसको हैकिंग कहते हैं। बेसिकली हैकिंग नहीं होती, मैं आपका व्हाट्सएप, आपका नंबर अपने व्हाट्सएप में डाल के कन्फिगर करता हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए क्या? कन्फिगर करने के लिए वो आपकी सिम पे कोड जाएगा व्हाट्सएप की तरफ से। वो कोड जब तक मेरे पास नहीं होगा, मैं आपका व्हाट्सएप तक एक्सेस नहीं ले सकता। अब साथ ही मैं आपको कॉल कर दूंगा, कोई भी बहाना बना के कि आपके पास कोड आ गया, मैं किसी को पैसे भेजने लगा था, प्लीज़ वो दे दे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं, आप खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, कोई फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप वो कोड ये देखे बगैर कि वो आपके व्हाट्सएप का कोड है, आप उसके रोने पीटने पे उसको कोड दे देते हैं कि बेचारा किसी को पैसे भेज रहा था हॉस्पिटल में, उसकी माँ बहन है, तो वो आप उसको कोड दे देते हैं। आपके कोड दिए बगैर व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता। नहीं होता। अब हुआ ये कि कोड आपने दे दिया, 10 लोगों के पास जाते हैं, को 2-4 दे ही देते हैं, सारे 10 नहीं देते, उनकी कुछ अटेम्प्ट्स ज़ाया भी जाती हैं, क्योंकि अवेयरनेस के साथ साथ उनका काम मुश्किल होता जा रहा है, वो आपका व्हाट्सएप ले जाते हैं। या दूसरा ये कि आपको एक लिंक भेजा जाता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो थोड़ा सा प्रोसेस करता है, आपके व्हाट्सएप को आपसे डिस्कनेक्ट करके उसके मोबाइल पे कनेक्ट कर देता है, वो आपकी मोबाइल के थ्रू जो है। अच्छा, वो भी उस मोबाइल पे होता है जिस मोबाइल को आपने सिक्योर ना किया हो, हर मोबाइल पे नहीं होता। ये 2 तरीके हैं व्हाट्सएप को, आपके व्हाट्सएप को हैक कर लें या उसको चोरी कर लें या उसको अपने सिक्योर कर लें अपने पास। ये प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं, उनका व्हाट्सएप चला जाता है। अच्छा, अगर हो जाए ऐसा, अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं इस पे आता हूँ कि अगर हो जाए तो क्या करना है। आपने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की, जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन को सिक्योर नहीं किया होता। मेरा एम्फेसिस इस पे रहेगा, लेकिन उससे ज़रा पहले जो मेरा सवाल था, क्या सरकार व्हाट्सएप हैक कर सकती है विदाउट टेकिंग एनी कोड, विदाउट हैविंग एनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स? नहीं, नहीं, सरकार व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकती, नहीं एजेंसीज नहीं कर सकती, करती नहीं है। एजेंसीज आपकी व्हाट्सएप की गुफ्तगू सुन सकती हैं? नहीं सुनती, सुन सकती हैं, नहीं सुनती, सुन सकती हैं, नहीं सुनती, नहीं सुनती नहीं है, नहीं बट सुनती। कैपेसिटी है। सुनती नहीं है, एजेंसीज का काम ही नहीं है ये। आई मीन कोई क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है, मैं अगर एक भी ऐसा इंसिडेंट कभी आपके सामने आ जाए कि एजेंसीज ने सुना हो और वो बाहर निकली हो व्हाट्सएप की, मुझे ज़रूर बताइएगा। एजेंसीज नहीं सुनती।
कोई पॉलिटिकल फिगर हो, बहुत सारी ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, नहीं सुनती। तो ये ऑडियो लीक्स कैसे आती हैं? वो मोबाइल हैक होता है, व्हाट्सएप हैक किया जाता है, कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से व्हाट्सएप सिक्योर किया जा सकता है, या वो मोबाइल पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यानी लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप हैक करके उसमें से चीज निकली है। जी। मोबाइल पड़ा हुआ यहाँ पे, मोबाइल को कोड नहीं लगा हुआ। मैं एक चीज पे बड़ा जोर देता होता हूं कि अपने मोबाइल डिवाइस को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें, ताकि हम यहां बैठे हुए हैं, आप उठ के नीचे गए अपनी फैमिली के पास, मैं गया हूं, मेरा मोबाइल यहां पड़ा हुआ है, मेरा दोस्त है या जानने वाला या कोई भी उसको देखना शुरू कर देता, चीजें निकाल लेता बीच में से, ठीक है, ऐसे भी निकल सकती है। ये तो मैनुअली किसी ने फोन पकड़ा और चीजें ऐसे भी निकाल हो ली ना। सकती है। आप ऑफिस में कहीं पे भी मोबाइल आपका पड़ा हुआ है, निकल सकता है। आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, जिसको हैकिंग जनरली हम बोल देते हैं हैकिंग, उससे निकल सकता है। अच्छा, आपने किसी दोस्त को भेजा, उस पर ट्रस्ट करके वहां से निकल गई, तो ये लोग कहते हैं जी व्हाट्सएप हैक हुआ और उसमें से निकल गई। ऐसा नहीं होता कि व्हाट्सएप यानी उसकी कम्युनिकेशन हैक की लोगों ने, व्हाट्सएप इंटरसेप्ट होना जिसकी बात है, कि इंटरसेप्शन नहीं होती, अदरवाइज उसकी कोई ना कोई चीज लीक हो जाती है। मोबाइल में से कहीं से भी लीक हो सकती है। आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसको एक्सेस दे दिया आपने गैलरी, हम समझ लें कि व्हाट्सएप इज अ सिक्योर ऐप। हाँ, सिक्योर है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, इंटरसेप्ट नहीं हो सकती, नहीं होता अनटिल और अनलेस आपको कोई कोड भेजे, आप वो कोड उस तक ट्रांसफर कर दें, या कोई लिंक भेजे, आप उस लिंक को टैप इन करें, एक्सप्लोर करें, और उसके जरिए से ना चाहते हुए आप अपने व्हाट्सएप की एक्सेस दे दो। उसके अलावा व्हाट्सएप को कोई हैक नहीं कर व्हाट्सएप सकता। आपका स्कैन कर ले, कोई पैरेलल चल रहा हो, साइमल्टेनियसली दो जगह पे चल रहा हो आपका व्हाट्सएप, वो कैसे होता है, स्कैन कैसे होता है? ये व्हाट्सएप की सेटिंग्स के अंदर आप इसको स्कैन कर लेते हैं, जो आप अपने लैपटॉप पे चलाते हैं व्हाट्सएप जी, वो तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ डिवाइस फॉर दैट। डिवाइस होनी चाहिए ना, वो एक दफ़ा स्कैन हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर आपने अपनी मोबाइल के ऊपर डिवाइस पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखी हुई, आपके साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं। ठीक। अक्सर बीवियाँ कहती हैं अपने मियाँओं को कि पासवर्ड नहीं लगाना, उससे मसाइल होते हैं। वो मोबाइल चोरी हो गया, वो सारी अंदर की कम्युनिकेशन निकल गई। वो मसाइल तो मियाँ को होंगे ना, मियाँ को नहीं होते, या अल्टीमेटली बीवी को भी होंगे। बीवी को भी होंगे, और उनकी बहनों को भी होंगे, उनके रिश्तेदारों को भी। उसमें जितना डाटा पड़ा हुआ है, उससे आपका कारोबार इफेक्ट हो सकता है। बीवी तो ये समझ रही है कि मेरे मियाँ का मोबाइल उस पर, और वो बता रही है फख्र से, वो अपनी सहेलियों को बता रही है कि देखो तुम्हारे मियाँ का मोबाइल फ़ोन, क्या वो पासकोड लगाते हैं? वो कहती बिल्कुल लगाते हैं। वो कहती नहीं, देखो मेरा तो उनके एक्सेस में है, उनके ऊपर कोई कोड नहीं होता, घर में पड़ा हुआ होता है। अच्छा, ये बीवी को तो नहीं पता होता। आप उस बीवी ने मियाँ को सिक्योर कर लिया, बीवी ने कर लिया, इनसिक्योर कर लिया, इनसिक्योर कर दिया। और बीवी, हो सकता है उस मियाँ के पास गाड़ी में कोई दूसरा मोबाइल पड़ा हो सीट के नीचे, उसका तो बीवी को नहीं पता होता ना। लेकिन ये मैं वो बातें कर रहा हूँ कि जो देखी हैं। ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन मोबाइल डिवाइस को, लैपटॉप को, कोई भी डिजिटल गैजेट यूज़ कर रहे हैं आप, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना ज़रूरी है। वो आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे मोबाइल्स चोरी हुए जिसके अंदर मियाँ बीवी की चैट थी, इंतहाई पर्सनल, उसकी वजह से वो ब्लैकमेल हुए। किसी लड़की की लड़के से दोस्ती थी, वो इतनी अच्छी थी, उनकी एंगेजमेंट हुई हुई है, या वो इतने फ्रैंक दोस्त हैं कि वो कोई भी बात कर लेते हैं आपस में, वो चैट की वजह से ब्लैकमेल हुए। वो चैट पब्लिक कर देंगे ये कह के उन्होंने ब्लैकमेल किया। तो अगर वो मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट, यार मोबाइल पे पासवर्ड लगाने की ऑप्शन क्यों है? आप देखें, हर अपनी अहम चीज़ को लॉक में रखते हैं, हर अहम चीज़ को। गाड़ी को लॉक है, घर को लॉक है, आपकी ज्वेलरी पड़ी लॉक में, पैसे लॉक में पड़े हुए। आपको एहसास ही नहीं है कि यार आपकी पर्सनैलिटी, आपका डाटा, ये आपका एसेट है। There is no doubt about और ये जो सदी चल रही है, इसमें ऑयल से ज्यादा कीमती डाटा है। डाटा वॉर चल रही है दुनिया के अंदर। True. चाइना और अमेरिका की डाटा वॉर चल रही है, और उनको पता है कि जिसके पास ज्यादा डाटा होगा, ज्यादा एनालाइज्ड डाटा होगा,
जिसका एनालिसिस अच्छा होगा वो डोमिनेट करेगा दुनिया के ऊपर। हम अपना पर्सनल डाटा, जिसमें हमारे बच्चों की तस्वीरें हैं, जिसमें हमारी अपने कारोबार की, देखिए मोबाइल किसी का पकड़ लेना अल्लाह की ज़ात के बाद, आपकी बीवी अगर ये क्लेम करे कि अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड को मैं जानती हूँ, मैं कहता हूँ झूठ है। अगर भाई कहे मैं अपने भाई को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरा भाई ऐसा है, मैं कहूँगा झूठ है। अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई चीज़ आपको आपके करीबी उसमें से जानती है तो वो मोबाइल मोबाइल फोन। ठीक है। और ये इसकी अहमियत कितनी है। बहुत सारी बातें मैंने अपने भाई बहन फैमिली बीवी बच्चों से दोस्तों से नहीं की होती, ये मुझे जानता है। आप किसी के मोबाइल का पासवर्ड ले लें ना, हम क्रिमिनल्स को अक्सर पकड़ते हैं, उनकी जान निकल जाती है। हम उनको एक केस में लाते हैं, उसमें 10 केस और होते हैं। इसलिए आपको अपने मोबाइल को प्रोटेक्टेड रखना है। अब हमारी गुफ्तगू इस नहज पे पहुंच गई है कि ये जानना ज़रूरी हो गया है कि इस मोबाइल फ़ोन को सिक्योर कैसे किया जाए। जी, अब मतलब मैं वहाँ से निकल आया हूँ कि जहाँ कोई मेरी व्हाट्सएप गुफ्तगू सुन रहा है, वो आपने कहा वो हो ही नहीं सकता। अदरवाइज़ तो मुझे ये लग रहा था एजेंसीज़ को भी क्या ज़रूरत पड़ी है कि पहले एक ज़माना था कि जब कोई शख्स कहता था ना कि जा कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। अब तो वो ज़ाहिर है फ़ोन के ऊपर ही कहता है कि जा व्हाट्सएप मैसेज जा और जाके मेरा पैगाम मेरी महबूबा को दिया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उस बेचारे का है, लेकिन शायद उसकी बेचारगी जो है उसको तो कम अज़ कम आपने महफूज कर दिया कि वो उसको कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं है, ना तो एजेंसीज को इतनी जी, जी, फुर्सत है कि वो बिल्कुल उसको ऐसा है, देखेगा बिल्कुल ऐसा और ना ही वो कहीं हैक होने वाला है अनटिल और अनलेस वो कर ले। अच्छा, मोबाइल फ़ोन इज़ द की। सर इसको कैसे सिक्योर करें? ये मेरी माँ से ज़्यादा मुझे जानता है बकौल आपके, ये मेरे भाई से ज़्यादा जानता है, ये मेरे अजीज़ व अकारिब से ज़्यादा मुझे जानता है। यानी मेरा जो है ना ये को मिरर इमेज है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसा मेरा सब कुछ ये है, वो था ना मेरे पास तुम हो, तो मेरे पास तो यही है, आपके पास भी यही है। इसको सिक्योर कैसे करें सर? अपने मोबाइल को उठाएं ज़रा, आईफोन है। जी अच्छा, इसको ऊपर से नीचे इसको ज़रा जी करें। जी आया नीचे? जी आ गया। क्या आया? दिखाएं सर कैमरा में। जी तो ये क्या सिक्योर है? आपने आईफोन रखा हुआ है, जी आपने इसलिए रखा हुआ है आईफोन, आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जी पासवर्ड लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, लगा हुआ ये है। फिर भी आ गया, जी आ गया। तो क्या सिक्योर है ये इसको देखें, एयरप्लेन मोड पे करें, जी ये दिखाएं कैमरा में लोगों को। जी हो गया। अब अगर ये मेरे पास होता, मैं इसको उठा के एयरप्लेन मोड पे करके पॉकेट में डाल लूं, सिग्नल्स गए। सिग्नल्स गए, जी तो क्या सिक्योरिटी है आपके मोबाइल फ़ोन की? आप यूज़ कर रहे हैं। पर मुझे ये लग रहा है कि कोई इसको ओपन नहीं कर सकता, मेरी गैलरी में नहीं जा सकता, देखिए मेरी ना, चैट्स को नहीं पढ़ अभी सकता। आपका आईफोन है आपके पास, जी आपका ये, इसको आपने एयरप्लेन मोड पे किसी ने कर दिया उठा के, जी ठीक है। मेरा अभी मेरी डिवाइस से कनेक्शन खत्म हो हम गया। कमरे में बैठे हुए हैं, सबसे पहले कैसे ढूंढेंगे? कॉल करेंगे आपके मोबाइल पे, कहाँ रख दिया। अगर ये चीज़ नहीं आएगी, ये इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं, तो वो बंदा जो चोरी करने वाला वो इस कमरे में ही है, उस बिल्डिंग में है, आप बेल करेंगे वो पकड़ा जाएगा। एग्जैक्टली इस तरह तो उसने आपकी एक्सेस ही खत्म कर दी। ऐसे लोकेशन ऐसे भी ही नहीं आएगी इसकी आप phone। सेटिंग पे क्लिक करें, अब मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। ओपन करें, मैं इसकी सेटिंग्स में, जी सेटिंग्स आ गई, जनरल सेटिंग्स ओपन हो गई। फेस आईडी एंड पासवर्ड, सर फेस आईडी एंड पास, देखिए मैं बहुत ज़्यादा टेकी नहीं हूँ, आपने मुझे इम्तहान में डाल दिया ऑप्शन सीधी आ जाएगी सामने, है। जी फेस आईडी एंड पासवर्ड क्लिक करें, जी पासवर्ड डालें, जी इसको स्क्रॉल करें नीचे, सॉरी सॉरी मुझे, जी स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करें, इसमें देखें कंट्रोल सेंटर है कहीं पे, लिस्ट आएगी एक, जी बिल्कुल है, उसको ऑफ कर दें। ये मेरे पास आ गई जी, list। इन सबको ऑफ कर दें, सबको ऑफ कर दूं? सबको यानी off होना इस वक्त मेरे पास है सब on है। व्यू एंड सर्च, नोटिफिकेशन सेंटर, कंट्रोल सेंटर, लॉक स्क्रीन, अच्छा, कंट्रोल सेंटर ऑफ कर दें इसमें से, कंट्रोल सेंटर ऑफ कर दिया मैंने, हो गया। स्विच्ड ऑफ नाउ। ऊपर चले, वहीं पे चले जाएं वापस, जी अपने वापस ले जाए ना ठीक अपने है। मोबाइल, लॉक करें, लॉक कर दिया जी। अब खोलें, अब नहीं खुलेगा। ये तो मेरा फेस रिकग्निशन भी नहीं हो रही इसमें। नहीं नहीं, साइड पे कर लेना, जी नहीं नहीं, फेस पे ना लेके जाएं, ठीक, आप लॉक कह रहे हैं अब मैं कंट्रोल पैनल ओपन करूं? हाँ, ठीक जी
नहीं, आप अनलॉक हो गया ना आपका मोबाइल, हाँ लॉक हो गया जी, क्योंकि मेरे फेस पे है ना। फेस पे आ रहा है, अब वो स्क्रॉल डाउन ही नहीं हो रहा, नहीं हो वो रहा, स्क्रॉल ही नहीं हो रहा, आपने कंट्रोल ऑफ सेंटर आ ही नहीं रहा है। ऑफ कर दिया आपने, राइट, ठीक हो गया। पहली सिक्योरिटी तो ये हो गई। पहली सिक्योरिटी ये हो ठीक। गई। अब आपका मोबाइल पहले से ज़्यादा सिक्योर है, ट्रू ट्रू, ठीक हो गया। पहली सिक्योरिटी ये हो गई, ये हो गई, जी। पासवर्ड लगा लिया आपने, पासवर्ड लगा लिया। दूसरी हो गई। अब फिर सेटिंग पे क्लिक करें, एटलीस्ट हमारी इस नशस्त से मेरा फ़ोन तो सिक्योर हो जाएगा जी। सेटिंग्स में आ गया मैं। प्राइवेसी पे चले जाएं, प्राइवेसी ये आएगी सेटिंग्स के अंदर ही प्राइवेसी, जी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जी। क्लिक कर दिया। जी कर दिया इसको स्क्रॉल करें, जी। एंड पे चले जाएं, आखिरी ऑप्शन क्या है, लॉकडाउन मोड, लॉकडाउन मोड क्लिक करें इस पे, ऑफ है अभी, इसको ऑन कर दें, ऑन हो गया हो गया। जी। अब आपका मोबाइल हैक नहीं होगा, on. आपको कोई कनेक्ट टर्न ऑन नहीं, एंड रीस्टार्ट मांग रहा है जी मांगेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको, जी। अब ये रीस्टार्ट हो रहा है फ़ोन हो रहा है। जी। अब आपका फ़ोन नहीं हैक होगा, आपका व्हाट्सएप नहीं हैक होगा, आपके मोबाइल के हैक होने के, इसको एक्सेस लेने के 90% चांसेस ख़त्म हो गए, 90% खत्म हो गए, ख़त्म हो गए, कोई मेरे फ़ोन को एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर। मोबाइल जो है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मोबाइल यूज़ करना, सोशल मीडिया यूज़ करना सिक्योर है? इसका सिंपल सा जवाब है, जिसको ये यूज़ करना आता है उसके लिए सिक्योर है। इन चीज़ों को हम छेड़ते नहीं हैं। जी हमने, मेरे पास आईफोन का यूज़र हूँ, 11 है, 3 साल से मेरे पास है, मुझे कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं 15 लूँ। वजह क्या है? अभी मैंने उसको ही पूरा नहीं पढ़ा। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं? हम इसकी, कोई सोशल मीडिया अकाउंट है आपका, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, आपने उनको सिक्योर कैसे करना है हमें नहीं पता। हमें ये सिर्फ पता है कि उस पर तस्वीरें, उस पर जो वो फिल्टर्स लगाने वो कैसे लगाने। फिल्टर्स को हम पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छा फिल्टर हम यूज़ कर लेते हैं, अपनी शक्लें सोनी कर लेते हैं उस पर, उसको सिक्योर करने पे हमारा जोर ही नहीं है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर थॉट प्रोसेस, लेकिन मैं अटक गया हूँ एक जगह पर। मेरा फ़ोन 90% आपने कहा सिक्योर हो गया, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द 10%? वो हो नहीं सकता। किसी भी ऐप में जाता हूँ, मैंने कोई भी ऐप ये डाउनलोड कर रखी है, आजकल तो वो तमाशा ऐप बहुत चलती है, फिर टिकटॉक यूज़ करते हैं आप, इवन मोबाइल ऐप अब मैंने डाउनलोड कर लिए, पहले मैं नहीं करता था, मैं इसमें भी आता हूँ। हमारे पास तो हमें VPNs भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी। बंद होने वाले हैं वो भी, VPNs बंद होने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं इस पे आता हूँ। आपने इंशाल्लाह जिस तयकुन के साथ कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि होने मैं आज- चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, सर मैं इस पे आता हूँ, मेरा हाँ, ख्याल है ओके, लेट्स जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसके ऊपर आता हूँ। एक तो VPN के ऊपर आएंगे, फिर मोबाइल ऐप के ऊपर आएंगे। ये जो ऐप्स हैं, जब मैं वो ओपन करता हूँ, और उस ऐप को ओपन करने का मतलब यह है कि बैक एंड पे कहीं ना कहीं उसकी एक्सेस तो किसी के पास है, तो क्या मैंने अपने फ़ोन की एक्सेस भी दे दी किसी को उस ऐप के रास्ते? जब आपने ऐप इंस्टॉल की, एक्सेस तो आपने तभी दे दी थी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए वो मांगता है आपके माइक्रोफोन की एक्सेस, आप यस करते हैं, हम तो हर चीज़ को यस कर देते हैं, यस यस यस, Yes, एग्री yes, एग्री एग्री कर देते बिल्कुल। हैं हम जी। और वो आपकी गैलरी लेता है। ऑलमोस्ट सारी ऐप्स गैलरी लेती हैं, माइक्रोफोन लेती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लेती हैं, और जब आपकी गैलरी चली गई तो फिर पीछे क्या बचता है? कॉन्टैक्ट लिस्ट चली गई, पीछे क्या बचता है? वो तो ऑलरेडी उनके पास है, आपको उन्होंने फ्री ऐप दी हुई तो है फिर ना। मेरा फ़ोन जो 90% सिक्योर था, मैं आपको ये वो तो बताऊं, 100% इनसिक्योर हो गया। मैं आपको बताता हूं, एक्सेस आपने दे दी, एक्सेस वहां तक चली गई। अगर फेसबुक, मैं इसलिए कहता होता हूं कि रिकग्नाइज्ड ऐप्स इंस्टॉल करें, वो एप्लीकेशंस इंस्टॉल करें जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। मुझे फेसबुक वालों को मेरी ज़ात से कुछ नहीं लेना, मुझे ट्विटर वालों ने मेरी ज़ात से कुछ नहीं लेना। वो जो एक लोन ऐप होगी उसको मेरी ज़ात से कुछ लेना है। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना है एक्सेस लेने के बाद, और उन्होंने ब्लैकमेल किया लोगों को।
इसलिए वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। और दूसरी चीज़, जब आपके व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आपके ऊपर अटैक आता है, आपको स्पेसिफिकली आपको टारगेट किया जाता है, आपकी ज़ात को, तो ये पोर्ट्स बंद कर दिए हैं इसने। जब आप लॉकडाउन मोड में जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आया कोरोना के बाद, पेंडेमिक के बाद ये ऑप्शन आई है आईफोन के अंदर। उन्होंने यहां से ये कॉन्सेप्ट लिया कि लॉकडाउन मोड होता है, यूजर को एक फैसिलिटी दे दें, अगर वो ये यूज करना चाहता है, आप कोई लिंक खोलेंगे नहीं खुलेगा, जहां थोड़ा फिशी लगेगा वो नहीं खोलने देगा आपको, आप कोई लोकेशन शेयर करेंगे वो नहीं करने देगा, बहुत सारी जगह से आपको ये खुद रोकेगा आईफोन। राइट। ये लॉकडाउन मोड हो गया ना, इसने सिर्फ आपको सीधी सीधी लाइन लेनी है, जहां पे थोड़ा सा इसको वो नजर आया ना कि कहीं से कुछ अटैक हो सकता है या कोई रूटीन की एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो नहीं करने देगा। अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, मैं दुबई मॉल में था, तो वहाँ पे ओपन वाईफाई था सबके लिए, और मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों ने वो वाईफाई एक्सेस कर लिया। अब मेरा फ़ोन जो है वो मुझे वाईफाई दे ही नहीं रहा था, वो एक्सेस ही नहीं मिल रही थी। तो इसका मतलब ये कि मेरे फ़ोन में वो समझ रहा था कि ये कोई थ्रेट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वाईफाई के ऊपर चल रहे हैं, तो ये थ्रेट हो सकता है मेरी डिवाइस के लिए। कोई भी रीज़न हो सकती है उसमें, लेकिन एक्सेस वैसे दे देते होते हैं कहीं पे भी। हम भी कहीं ट्रैवल करें, कहीं एयरपोर्ट पे जाके, ऑब्वियसली हमने वो करना होता है, लेकिन वो आपका ईमेल आईडी मांगते हैं। हाँ जी। आपने ईमेल आईडी नहीं दिया होगा, इसलिए उसने एक्सेस नहीं दी होगी। तो इस तरह से जो ओपन एक्सेस होती है वाईफाई की, कहीं आपके पास फ्री वाईफाई मिल रहा है, नहीं, आपको ले लेना वल्नरेबल चाहिए। होता है, वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल, उसमें क्या वल्नरेबिलिटी? उसकी वजह ये है कि आपकी एक नेटवर्क है, उसमें 10 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, कोई भी किसी को भी एक्सेस कर सकता है। जब आप कनेक्ट हो गए ना किसी इंटरनेट के नेटवर्क के साथ, तो फिर आपकी एक्सेस, कोई भी डिवाइस आपको एक्सेस कर सकती है। हम कंप्यूटर्स के हवाले से ये होता था कि ये आपने देखा कि लोग वीपीएन का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना वीपीएन क्रिएट करती हैं ताकि बाहर का कोई बंदा उनको आके ऐड ना हो जाए। प्राइवेट नेटवर्क होता है, ओपन नेटवर्क नहीं होता, तो इसलिए ये वल्नरेबल ऑब्वियसली होता है कि कहीं से भी हम अक्सर कैफ़ेज़ में जाते हैं, उनसे कहते हैं यार पासवर्ड देना, और लगा के बैठ जाते हैं। उस कैफ़े के अंदर अगर उस वाईफाई के साथ कनेक्टेड कोई हैकर बैठा हुआ है प्रोफेशनल, वो आपको एक्सेस कर सकता है आराम से। ऐसे में क्या करें? क्या हमें वो वाईफाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर लॉकडाउन मोड है फिर आपको कोई इशू नहीं है, फिर आप ले सकते हैं। और ये लॉकडाउन मोड एंड्रॉयड में भी है? एंड्रॉयड में नहीं है, एंड्रॉयड के अंदर ये लॉकडाउन मोड नहीं है। सो आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव दिस डिवाइस। एंड्रॉयड वाले क्या करें? एंड्रॉयड में एक्चुअली मैं आपको बताऊं, शायद एंड्रॉयड, मैं अभी एंड्रॉयड का यूज़र था, अभी मैं एंड्रॉयड को यूज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं देखूंगा वैसे एंड्रॉयड में क्या उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करूंगा उसको मैं, क्या चीज़ है। लेकिन जहाँ मजबूरी हो वहाँ वाईफाई लेना ही पड़ जाता है। ले लें, वो इतना भी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। हमारे कौन सा यहाँ पे एटॉमिक के वो ख़जाने पड़े हुए हैं, कोई किसी लड़की के साथ आपकी चैट ही होगी जिसकी वजह से आप कॉन्शियस हो रहे। नहीं, और आपकी फैमिली की फोटोज हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, हाँ, उस पे लोग मास्किंग करके ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं आपको। आप एकदम सीरियस हो गए इस बात पे। मैं अपने, असल में वो कहते हैं होस्ट जो है वो कोरा कागज होता है, तो वो तो आपकी वसातत से ऑडियंस तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचा रहे, तो हो सकता है बहुत सारे और लोग भी कॉन्शियस हो गए हों। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये डिवाइस यहाँ पड़ी हुई है, अभी मैं फ़ोन से नहीं निकल पा रहा क्योंकि इतना कुछ है आपसे जानने को। ये डिवाइस यहाँ पड़ी हुई है और मेरी और आपकी गुफ्तगू को दूर बैठा हुआ कोई, 7 समंदर पार बैठा हुआ कोई शख्स सुन रहा है। इज इट पॉसिबल? देखिए, वो जब तक एक्सेस नहीं होगी इसमें, अब मोबाइल को हैक करना इतना आसान नहीं नहीं, जैसे आपने कहा कि किसी ऐप को डाउनलोड करते हुए हमने माइक्रोफोन की एक्सेस दे दी वो है। तो कोई भी कर सकता है ना। अगर कोई इस तरह की ऐप आप इंस्टॉल करते हैं कि जो रिकग्नाइज नहीं है, जिन लोगों का, कुछ लोग करते ही ये हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, तो अगर जैसे लोन ऐप वाली कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, तो वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो वो आपको सुन भी सकता है, आपका डाटा भी ले तो ये सकता कैसे है। पता चलेगा कि कौन सी ऐप रिकग्नाइज्ड है और कौन सी रिकग्नाइज्ड नहीं? आई मीन एक लेमैन जब वो कहीं पे भी गूगल स्टोर के साथ या ऐप स्टोर से कोई डाउनलोड करता है ऐप, तो वो उसको कैसे पता चले कि यार ये ऐप क्रेडिबल है और ये क्रेडिबल नहीं है? एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। वो नीचे स्टार्स आ रहे होते हैं, रेटिंग आ रही होती रेटिंग आ रही होती है, वो 4+ जो है वो सिक्योर। है, वो लोग पैसे दे के ले लेते हैं वो रेटिंग। बहुत कम,
बेहतर करा इस लेते तरह हैं। बहुत कम होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप किस तरह की ऐप के पीछे जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं कि जी हाउ टू हैक अ मोबाइल फ़ोन, तो फिर आप लाजमी होंगे हैक, क्योंकि वो हैकर्स ने बना के रखी होती हैं। अगर आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन देख लें कि इंटरनेशनली, अगर आपने अब सऊदीया में, मैं आपको बताऊं, सऊदीया में नहीं चलता आपका व्हाट्सएप, कॉलिंग नहीं होती, दुबई से नहीं होती, नहीं होती, वीपीएन लगाना पड़ता है लोग वीपीएन लगाते हैं या बॉटिम यूज़ करते हैं, बॉटिम। अब लोगों को पाकिस्तान में पता चला जिनके रिलेटिव सऊदीया में रहते हैं कि बॉटिम है यार, उस पर बात हो सकती है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जिनका नाम ही नहीं है कि जी ये कर लो, हो सकता है वो आपको हैक कर रही हो, तो ना करें उसको। आपने रिकग्नाइज्ड ऐप्स में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर उसकी रेटिंग कम भी होगी ना, वो आपको हैक नहीं करेगी, वो बिजनेस करते हैं इससे, वो कभी भी इस चीज़ से ये नहीं करेंगे कि हैकिंग की तरफ जाएंगे। तो इसलिए वीपीएन सेफ है? वीपीएन जो है वो भी सारे सेफ नहीं है, वीपीएन भी सारे सेफ नहीं है। हम असल में पाकिस्तानी हर चीज़ में ना मुफ्ता मारते हैं कि हमने, एक टाइम था कि विंडोज़ इंस्टॉल करनी है तो हमने पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो यहाँ से विंडोज़ वगैरह करके लैपटॉप ले गए, अमेरिका में लगाया, उधर से आ गए, उन्होंने कहा जी ये आप पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं, तो बड़े आसानी से हैक हो जाते थे। हमें ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें मिलते हैं ना सॉफ्टवेयर्स, ये हमें लग रहा है हमें फ्री में मिल रहे हैं, वो आपसे पैसा कमा रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी उनके पास जा रही है जिससे वो पैसा कमाते हैं, आपको फ्री नहीं दे रहे। तो वीपीएन जो है ये वैसे पाकिस्तान में भी मैंने सुना है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि वीपीएन भी पेड होगा और वो भी रजिस्टर्ड होगा, और होना चाहिए। वीपीएन फ्री नहीं होना चाहिए। अभी तो हम फ्री वीपीएन यूज़ करते क्योंकि हैं, वो आपका सिक्योरिटी थ्रेट है। फ्री वीपीएन जो है वो, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में अगर कोई एप्लीकेशन जो है वो उसको ब्लॉक किया गया, वो लोग आराम से चला लेते हैं, तो उसको ब्लॉक करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। चाइना ने फेसबुक और यूट्यूब को ब्लॉक किया, चाइना में नहीं चलती, चलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है चाइना में फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू, तो उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया। आपके जो दुश्मन आपको इन्फ्लुएंस करना चाहें सोशल मीडिया के थ्रू, हम तो वैसे ही बड़े वल्नरेबल हैं, हमारी कोई पॉलिसीज़ नहीं है जो बननी चाहिए हर तरह से, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा कि बाहर से अगर कोई इन्फ्लुएंस करना चाहे हमें, आपका कोई यहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सिटी से हमारी नज़र में कोई बंदा ऑपरेट कर रहा है, कुछ अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे दुश्मनों के मुल्क से बैठ के कर रहे हों, हमें तो नहीं पता इस चीज़ का, और वो एक नैरेटिव बना रहे हों, मुसलसल नैरेटिव बना रहे हों। वैसे भी कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, तो अगर आप फ्री वीपीएन ले रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट, या कोई भी फ्री ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं कोई कॉस्ट तो पे करनी पड़ रही जी होगी डेफिनेटली, उसको कोई मतलब, ये अब्दुस्तार ईदी साहब ही थे जो सारा कुछ लोगों को फ्री में प्रोवाइड करते थे, तो ये इंटरनेट पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आमीन। आपने कहा कि वीपीएन ब्लॉक होने जा रहा है, अब वीपीएन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इन करीब ऐसा होने जा रहा है, तो ये खबर बहुत से दोस्तों पर बिजली बन के गिरी होगी। ये कब हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो जो ट्विटर है यानी एक्स है, वो भी बगैर वीपीएन के इस्तेमाल नहीं होता, और आपके एफआईए की करम नवाजी है कि उसको और पीटीए के साथ मिलकर ब्लॉक किया हुआ आपने। ये एफआईए ब्लॉक नहीं करता, ये पीटीए का मैंडेट है। तो दूसरा ये है कि वीपीएन कभी ब्लॉक नहीं हो सकता, वीपीएन पेड होगा, कि आप पेड लेंगे, रजिस्टर्ड वीपीएन होंगे, वो यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा एफआईए ब्लॉक नहीं करता, तो वो मेरे जहन में वो समाज चल रही है जो कोर्ट में चल रही है, क्योंकि वहाँ एफआईए वाले कहते हैं, पीटीए वाले कहते हैं एफआईए की तरफ से एडवाइजरी आई है, हमें इंस्ट्रक्शंस हैं। ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ये कह रही है कि थ्रेट है कोई। वो एक्चुअली चलता VPN रहता है, अदालतों के अंदर जो मामला चलते हैं वो तो जाहिर है वो जो ऑफिसर्स वहाँ पे जाते हैं। मैं बेसिकली जब भी अवेयरनेस के लिए बैठता हूँ, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बैठता हूँ, मैं इदारे की तरफ से स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं, तो वो इसलिए जो है ना मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे बताइए कि वीपीएन ब्लॉक कब से होने जा रहा है? नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कब से होने जा रहा है, लेकिन इस पे बात चल रही है कि इसको
उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर है कि वीपीएन पेड है और रजिस्टर्ड होता है, फिर उसके बाद जो है वो उसको वो उस पर आप चला सकते हैं जो भी आपने एप्लीकेशन चलानी है। लेकिन ये है कि जिस तरह से यहाँ पे ओपन वीपीएन है तो ये तकरीबन मुल्कों में बैन हो गया। हमने सुना है कि फायरवॉल भी लगा रहे हैं। हाँ जी, सुनने में मेरे भी आया है। तो फायरवॉल की ख़बर तो बहुत सुनी जा रही थी, गुज़श्ता रात ये ख़बर मुझ तक पहुंची कि जो कहा जा रहा था कि फ़ायरवॉल का तजर्बा कामयाब हो गया है, वो तजर्बा नाकाम हो गया है और चाइना को वापस भेज दिया गया है कि हमें नहीं चाहिए। इज़ इट ट्रू? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे इसके बारे में कुछ ख़ास गुज़श्ता रात तक की खबर है ये। मुझे कोई इसके बारे में इल्म नहीं है ख़ास, लेकिन ये है कि फ़ायरवॉल चाइना ने भी लगाया। ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। और जैसे वो मैं बता रहा हूँ दुबई में नहीं चलता, सऊदीया में नहीं चलता, वो भी फायरवॉल ही होगी ना? फायरवॉल्स ही हैं वो उन्होंने। तो इसी तरह से हर मुल्क के अंदर, तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर, हाँ, लगाना किस लिए है, सोच क्या है, इसका शायद फ़र्क हो हमारे और उनके में। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटीज़, आपकी जो डिजिटल बाउंड्रीज़ हैं ये भी सिक्योर होनी चाहिए और इनको सिक्योर करना पड़ेगा स्टेट को। लोगों जो अवाम में तासुर है वो कोई और है, स्टेट में तासुर कोई और है। इन दोनों को मिलके किसी एक जगह पे कंसेंसस करें और वहाँ और अप्लाई करें इसको, फायरवॉल को, ताकि आपकी डिजिटल बाउंड्रीज सिक्योर हों। ये भी बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह आपकी वो बॉर्डर्स हैं, डिजिटली भी आपके बॉर्डर्स हैं। आपको पता है कि अब जो वॉरफेयर्स हैं वो सिर्फ ग्राउंड पे नहीं होती, वो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं exactly. और उनको काउंटर किया जाता है। आप 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। वो आगे चला गया उससे भी काम। तो वो नैरेटिव्स बनाए, उस पर फंडिंग होती है, उस पर आप ये देख लीजिए कि उसके ऊपर लोग भर्ती किए जाते हैं। अब तो हम डिजिटल टेररिज्म की इस्तेलाह भी सुनते हैं जी। अच्छा, डिजिटल टेररिज्म जो है ना, ये 2016 से है। पीका का सेक्शन 10 है डिजिटल टेररिज्म, सुना लोगों ने आज है। यानी 8 साल के बाद लोगों और उसमें ये इस्तेलाह लिखी हुई है उस सेक्शन 10 में, डिजिटल टेररिज्म। डिजिटल टेररिज्म, उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसको डिफाइन किया गया पीका के अंदर। आज से नहीं, 22 अगस्त 2016 को जो कानून आया था साइबर क्राइम का पाकिस्तान में, उसमें सेक्शन 10 डिजिटल टेररिज्म है, साइबर टेररिज्म के नाम से। राइट, ठीक। अच्छा साहब, ये अब आपने गुफ्तगू के दौरान एक इस्तेलाह इस्तेमाल की, लोन ऐप्स की। मैं इसलिए इस पे बात करना चाहता हूँ कि मैंने इस पे एक शो किया और उसके बाद FIA ने भी बहुत सारे एक्शंस इसके ऊपर किए, और ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, लोग खुदकुशी तक आन पहुँचे कि हम खुदकुशी कर देंगे। किसी को 25,000 उधार चाहिए था और उसके ऊपर जो वाजिबुल अदा रकम हो गई वो 3 लाख तक पहुँच गई, और फिर उसके घर वालों को फ़ोन करके उसके डेटा से उसको ब्लैकमेल करके उसको इस कदर हरास किया गया कि उसने कहा मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? इन लोन ऐप्स को मुल्क में काम करने की, ऑपरेट करने की इजाज़त, खुल्लम खुल्ला एक्सेस किसने दी, और फिर लोगों को ब्लैकमेल करने की और क्राइम करने की एक्सेस इतनी आसान क्यों है, और लोग क्यों लुट जाते हैं सादा लोशहरी? देखिए, हर चीज़ जो है ना, वो हमने एक्चुअली रह रहे हैं हम पाकिस्तान के अंदर, और सोचते हम ये हैं कि अमेरिका या बरतानिया जैसा मुआशरा हमें मिले, उन जैसा रिस्पांस मिले। टैक्स हम देते नहीं हैं तो सहूलतें हमें वो वाली चाहिए। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे ब्लैकमेल भी आप निकाल लीजिए, वही हुआ जिसने अपनी नंगी तस्वीरें मोबाइल में रखी हुई थी, जिसका कोई 2 नंबर काम मोबाइल में था। किस चीज़ से ब्लैकमेल होता है बंदा? अगर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा ले, कोई मेरी गैलरी उठा ले, मेरी चैट उठा ले, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं ब्लैकमेल हूँ, तो मैं कैसे हो सकता हूँ? लोग अपने आप को सही नहीं करते, लोग समझ नहीं रहे असल में हमारी बात, कि भाई जो आपकी नंगी तस्वीरें हैं, जो कपड़ों के बगैर आप तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं इस तरह की कि जो आप अपने, जो जिसको शेयर नहीं किया जा सकता किसी के साथ, उसको बनाना ही नहीं है आपने। वैसे मुझे समझ नहीं आती बनाते क्यों हैं? बनाते क्यों आप? बगैर कपड़ों के तस्वीरें बनाते क्यों हैं? आप बगैर कपड़ों के वीडियोस क्यों बनाते हैं? मतलब आम आदमी का क्या काम है ये? मैं वही कह रहा हूँ कि किसी को भेज के ब्लैकमेल तो होना है।
अच्छा किसी को भेज दिए, नहीं ब्लैकमेल हो रहे आप। यार आप अपने आप को सोशल मीडिया पे कपड़े उतारने का मतलब आप समझ नहीं रहे कि आप चाइना के अलावा पूरी दुनिया में नंगे कर रहे हैं अपने आप को। आप कहाँ छुपेंगे यार, जाके छुप ही नहीं सकते। पहले ये होता था कि किसी के साथ इंसिडेंट होता था, वो गांव से शहर आ जाता था, एक नए सिरे से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते थे। एक शहर में कुछ उनका इस तरह के उल्टा सीधा हो गया, कोई लड़की का मसला बन गया, लड़के का मसला बन गया, वो फैमिली का मसला बन गया, वो कराची चले गए जी, वो लाहौर आ गए जी, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर दी। अगर सोशल मीडिया पे नंगे हो गए हैं आप, तो कराची में भी वो कहेंगे ये वही है, आपने देख लिया। अच्छा वो पाकिस्तान छोड़ जाएं, कहाँ छुपेंगे वो? अब वो मरीख पे ही चले जाएं फिर। मरीख पे भी जाएंगे, वहाँ भी कोई ना कोई पाकिस्तानी बैठा होगा पहले से। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि वो आपने सोशल मीडिया पे अपनी डिवाइस में इस तरह का कंटेंट नहीं रखना, नहीं बनाने देना ऐसे शख्स को जो आपको कह रहा है कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, नहीं बनाने देना यार। उसकी वजह ये है कि आप तो उससे इफेक्ट होंगे, आप तो कसूर कर रहे हैं ना। कोई लड़कियां ज़्यादा ये बेवकूफ़ी करती हैं, वो तो कसूर कर रही हैं, उनका तो चले मान लिया किसी हद तक गलती है, कसूर है, मैं कसूर पे जोर दे रहा हूँ। यार उस लड़की की बड़ी बहन का क्या कसूर है कि जिसको ताना मिलेगा कि तुम्हारी छोटी बहन का ये हाल हुआ है और वो अपने ससुराल में बैठी हुई है। तुम्हारे बाप का क्या कसूर है जो उसके बाद मस्जिद में मोहल्ले की नमाज पढ़ने नहीं जा सकता? तुम्हारी माँ का क्या कसूर है किसी शादी ब्याह पे नहीं जा सकती वो, कि आगे से ताना मिलेगा ये उसकी माँ है, इसकी बेटी ने ये किया। यहाँ तक सोच सकते हैं ना। हमारे मुआशरे के अंदर सोशली हमारी एथिक्स और नॉर्म्स किस तरह की हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं। अच्छा उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, उस लड़की के घर वालों का, उनका ही ख्याल कर ले। अगर अपना नहीं करना, नहीं भेजनी अपनी नंगी तस्वीर किसी को, ना वीडियो भेजनी। रात को शाम में हमारे पास मैटर्स हैं, बाथरूम में जाके इस तरह की पिक्चर्स या वीडियोस लड़कियां बनाती हैं, अपने कमरों के दरवाजे बंद करके बनाती हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्ची क्या कर रही है। थोड़ा सा पेरेंटिंग पे भी काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। माँ बाप को नहीं पता होता हमारी बच्ची किधर जा रही है, सहूलतें दे देनी है, बच्चे ने जो मांगना दे देना, लेकिन बच्चा रात को दरवाज़ा अपने कमरे का लॉक करने के बाद क्या कर रहा है ये माँ बाप को पता ही नहीं। तब पता चलता है जब सारा कुछ लूट जाता है। आप कोई एक दिन गुजारें साइबर क्राइम विंग में आके, बहुत लोग तनकीद करते हैं कि ये नहीं काम कर रहा। मेरे एक भाई हैं, दोस्त हैं मेरे बहुत प्यारे, नूरुल हसन साहब हैं, टीवी एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं। मैंने उनको बुलाया, लाहौर में मेरी पोस्टिंग थी, मैंने कहा यार एक दिन मेरे साथ दफ्तर में गुजारें आके। आप यकीन करें वो मुझे कहता है यार तुम सब लोग जन्नती हो। नूर भाई मुझे कहते हैं तुम सब लोग जन्नती हो। जो उन्होंने वहाँ पे हालात देखे, जो हम कर रहे हैं, हाँ अंडर स्टाफ हैं, कैपेसिटी उतनी नहीं है, सीरियस मैटर्स को पहले ले लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सैकड़ों घर बचाए हैं साइबर क्राइम विंग ने, झूठ बोल बोल के इस हवाले से कि ये फौज पिक्चर्स हैं। उसके बाप को भी फौज बताया, बच्ची की जो है वो इज्जत भी बच जाए, उसका मसला भी हल हो जाए। कानून उसमें एफआईआर में लिख दिया फौज पिक्चर्स, कभी ओरिजिनल भी हो सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्ची की सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी फैमिली के सामने बची रहे। हाँ कानून में फॉर्ज पिक्चर और रियल पिक्चर की एक ही सजा है, इसलिए आपको लिबर्टी मिल गई कि आप फौज लिख सकते हैं। और साइबर क्राइम विंग के ऑफिसर्स क्या करें? ये बड़ा सेंसिटिव इशू जिस तरफ हम अब आ गए हैं आसिफ इकबाल साहब, जेंडर बायस को साइड पे रखते हुए, वो लड़की अगर जाके तस्वीर ऐसी बना रही है तो कहीं ना कहीं लड़का भी कर रहा होगा, विदाउट एनी जेंडर बायस, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यकीनन आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। अब नंबर वन ये कि वो भेजना बहुत गलत था, पता नहीं किस हिजान में आके, किस फिक्री मिलान में आके वो तस्वीर भेज दी, और कौन सा ऐसा भूत सवार था जज्बातियत के अंदर कि आपने वो तस्वीर भेज दी। किसी ने कहा कि ट्रस्ट फैक्टर है और तुम एतबार नहीं करा, आपने भेज दी। अच्छा, अब जिसने उसको रिलीज़ किया
आपने तो कहा FIA साइबर क्राइम ने उसका घर बचा लिया, उसकी इज्जत बचा ली, ये कह के कि फोर्ज्ड है। अब जिसने उसको रिलीज़ किया या लीक किया, वो तो फोर्ज्ड पिक्चर को रिलीज़ या लीक नहीं कर रहा था ना, वो तो उसकी हकीकी तस्वीर को कर रहा था। फोर्ज कहने से क्या वो भी बच गया? नहीं, क्योंकि कानून में फॉर्ज्ड और ओरिजिनल की एक ही सज़ा है। राइट। ठीक है, ठीक। इसलिए फौज कहने से सिर्फ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बच गई, उसकी सज़ा में कमी नहीं होगी जो ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी सज़ा क्या है? उसकी 5 साल की सज़ा है, नॉन बेलेबल है, कम से कम भी 2 साल जेल की सुलाखों के पीछे वो रहेगा, 2 और इसका 50 लाख रुपए तक जुर्माना है। सज़ाएं होती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अक्सर क्या होता है, बंदा आइडेंटिफाई होता है, बंदे को पकड़ा जाता है, जो कंप्लेनेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको यहीं पे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम अदालतों में नहीं जाना चाहते। आप 1000 लोगों को पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 FIRs होती हैं, 900 लोग यानी 90% लोग आप कन्विक्शन रेट क्या है? कि 90% लोग कहते हैं कि हमने इसको माफ़ किया। वो फैमिलीज इन्वॉल्व कर ली उनकी आपस में, वो पुराने फिर ताल्लुकात निकल आए, और ये भी हो चुका कि जो विक्टिम्स होते हैं वो क्रिमिनल से पैसे लेके सुलह कर लेते हैं, ये हो चुका। और पूछा कहाँ से जाता है? FIA से, साइबर क्राइम विंग से। कन्विक्शन क्यों नहीं हो रही? इतनी FIRs हैं, अगर आपके पास 20,000 30,000 एप्लीकेशंस हैं तो जी 200 पर्चे क्यों हैं भाई? जब बैक ऑफ कर जाएगा कंप्लेनेंट तो उसको परसू ही नहीं कर रहा। कानून भी उसको देता है इस चीज़ की इजाज़त, तो FIA को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो FIR करके अदालतों में अपना, हम क्या करते हैं उस टाइम पे, फिर टाइम बचा के फिर नेक्स्ट वाला जो और मामला आते हैं उनको। तो इस तरह के केसेस में कंप्लेनेंट होता कौन है? वो लड़की खुद होती है, उसके घर वाले होते हैं, बाप होता है, कौन होता है? उसका भाई होता है या उसका बाप होता है। आमतौर पे अगर माइनर हो तो फिर लड़की का बाप या मदर होते हैं, अगर वो माइनर ना हो, अडल्ट हो, तो फिर वो खुद भी हो सकती है लड़की। आमतौर पे कंप्लेनेंट वही होता है जो विक्टिम होता है, तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, साइबर क्राइम विंग का भी कोई इसमें वो नहीं है कि उसको हमने फांसी लगाना है बंदे को। मकसद होता है विक्टिम को उस ट्रॉमा से निकालना, उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आना। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, लड़का अपने माँ बाप की कसम खा लेता है और वो इस स्टेज पे चला जाता है कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें, तो या उनके फैमिली में बैठ के सेटलमेंट हो जाती है, तो हमें भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं जो जुर्म करता है इतना बुरा नहीं होता, सज़ा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। अदालत पे बात आ गई ना, जब उनकी सुलह हो जाए। बट यहाँ तो अदालत तक पहुंची नहीं ना, जी, अदालत जी। तो FIA में लग गई जी, उसने माफ़ कर दिया, FIA ने दोबारा माफ करेगा। नहीं किया, अदालत उनके घर में लग गई। अदालत उनके घर में लग गई या किसी तीसरे बंदे के घर लग गई जो दोनों को जानता है, और बात FIA साइबर क्राइम विंग और बात चलेगी अदालत के ऊपर के इन्होंने तब। लेकिन हम कहते हैं कि सज़ा होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इस तरह के बंदे को। ये एग्जाम्पल्स बनेंगी तो लोग डरेंगे, टेस्ट केस बनाना पड़ेगा लेकिन उसके लिए कंप्लेनेंट को परसू करना पड़ता है, और कुछ लोग करते भी हैं, सजाएं भी हुई हैं। सर्विंग DIG थे पुलिस के, उनको 49 मंथ्स या 44 मंथ्स अंदर रह के आए। एक 9 साल के बच्चे को सज़ा हुई, 9 साल नहीं सॉरी 9th क्लास के बच्चे को सज़ा हुई, 18 महीने की जेल हुई उसको। ये इस तरह के केसेस हैं। सर्विंग DIG को सज़ा कैसे हुई और किस जुर्म में हुई? इसी तरह से कि वो अभी तो पुरानी बात हो गई, वो बड़ा केस चला था 2017 में FIR हुई थी, वो भी मैंने ही की थी FIR। तो वो उन्होंने अपनी बीवी की कुछ पिक्चर्स, उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी बीवी की पिक्चर्स जो हैं वो वायरल की हैं और लोगों को भेजी हैं। उस पर FIR हुई, फिर उस पर वो मतलब चल रहा है अदालत में, लेकिन 48-49 मंथ्स उनकी बेल नहीं हुई, ज़मानत नहीं मिली उनको, सज़ा वो पूरी करके बाहर आया बंदा। ज़्यादा शिकार इस मामले में हो कौन रहा है? फीमेल्स हो रही हैं। और किस एज ग्रुप की? ये 18 to 35, 18 से 35 साल के जो दरमियान की मैच्योर होती हैं यूनिवर्सिटी की,
मेच्योर नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अगर उस एस्पेक्ट में देखें ना, जो मेच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने एक केस को डील किया हुआ जो मेरा ख्याल को 70 साल की खातून थी, नानी दादी थी, आउट ऑफ कंट्री रहती थी, पाकिस्तानी। मैंने उनसे, खैर मैं पूछता नहीं होता, मैंने उनसे पूछ लिया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा जी ये क्या मतलब, आपकी ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपने भेज दिया है। 70 साल की खातून ने किसी को भेजा। और मैंने कहा जी आप अच्छी खासी, मतलब क्या हुआ था, क्या मजबूरी हो गई ऐसी? उन्होंने कहा जी इट वाज माय वीक मोमेंट एंड ही एक्सप्लॉइटेड दैट मोमेंट। अगर 70 साल की खातून का वीक मोमेंट हो सकता है, तो 18 साल की बच्ची को आप कोई दोष नहीं दे सकते, उसको इल्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसलिए ये अगर गलती, बहरहाल मैं ये कहूँगा कि अगर गलती हो जाए, ये फिर उसको ब्लेम नहीं करना विक्टिम को, उसको सपोर्ट करना है, उसको लेके आए साइबर क्राइम विंग के पास, आपका मसला हल होगा। और उसको फिर ये इल्ज़ाम नहीं देने, उसको कुछ नहीं कहना, उसको माँ बाप के लिए यहाँ पे ख़ास तौर पे कि भाई आपने उस बच्ची को, उस बच्चे को सपोर्ट करना है फिर उसको। और ये जो विक्टिम्स होते हैं ज़्यादा कहाँ से, फेसबुक से, इंस्टा से, टिकटॉक से, किस मीडियम से ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे होते देखें, हैं? ये टाइम टू टाइम जो भी एप्लीकेशन, अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ की जा रही है, मतलब 6-7 करोड़ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। ट्विटर पे जो कम्युनिटी है वो एज ग्रुप से हट के वो मेच्योर कम्युनिटी है, वो और तरह की पल्स है उनकी। टोटल 7% VPN लगने से पहले पाकिस्तानी ट्विटर यूज़ करते थे, टोटल 7%, और वो ब्रेन्स थे, ओपिनियन मेकर्स वहाँ हैं। ओपिनियन मेकर्स आप कह लें। तो वहाँ पे बहुत कम, इंस्टा और फेसबुक पे ज़्यादा इसके। आजकल स्नैपचैट पे हो ये रहा है कि स्नैपचैट पे फीमेल्स, बच्चियाँ ये समझती हैं कि जो वो पिक्चर्स भेज रही हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। डिसअपियर हो जाती हैं। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरा मोबाइल रखा हुआ, उससे फिर वो रिकॉर्ड कर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ऑलराइट। रिकॉर्ड कर लेते हैं उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, वो पता चल जाएगा। दूसरे मोबाइल से उन्होंने इस डायरेक्शन में रखा होता कि पता नहीं चलता, वो वहाँ से पीछे कैमरा लगाया होता है, वो पता नहीं चलता, वो यूं लेके बैठे में सामने और पीछे कैमरा लगा हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, फिर वहाँ से ब्लैकमेल किया जाए। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो एक तो विक्टिम्स हो गए, विक्टिम्स सादा लॉ होते हैं, और फिर आपने कहा विक्टिम ब्लेमिंग भी अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। ये जो शिकार कर रहे होते हैं, जो शिकारी बैठे हुए हैं, जो यूँ समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं दाना फेंकते हैं और जाल में किसी को फांसने की कोशिश करते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं, टोलियाँ होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं? आई मीन ये तो कोई इविल जीनियस किस्म के लोग होते होंगे। देखिए, कोई इसमें इंडिविजुअल्स भी होते हैं। एक तो जनरली आपकी ये होती, लड़कियों की दोस्तियां हो जाती हैं लड़कों के साथ। मैंने ऐसी ऐसी बेवकूफ़ लड़कियां देखी हैं कि जो जानती नहीं हैं, ऑनलाइन बात हुई थी तो हम ये सारा कुछ कर बैठे हैं, शादियों तक बात चली गई, जानती नहीं है लड़का कौन है। आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर्स, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स बन के बहुत सारे फ्रॉडी ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आर्मी में हूँ, मैं एयरफोर्स में हूँ, मैं ये हूँ, जहाज़ों की तस्वीरें लगाई हुई हैं साथ में। लड़कियाँ शादी के चक्कर में ट्रैप हो जाती हैं, अपनी उल्टी सीधी तस्वीरें भेज देती हैं, फिर ब्लैकमेल होती हैं। दूसरा, मैं एक बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ, कोई कुछ गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, जो आजकल बिजनेस बन चुका है। वो लड़की प्लांट करते हैं, लड़की ट्रैप करती है लड़के को। अच्छा, जो भी विक्टिम्स आए इस तरह के, वो 2-4 दिन के अंदर अंदर लड़की उनको ट्रैप कर लेती है, उनको सांस नहीं लेने देती उनको, फिर वो एक्सपोज कर देती है अपने आप को, नंगी हो जाती है वीडियो के ऊपर। और ये वो जैसे होता है ना कि उनको इस तरह से उनको हनी पॉट देती है कि वो बंदा उसके ट्रैप में आ जाता है। बंदा ऑनलाइन कपड़े उतारता है और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही होती है। उसके बाद उसके साथ वाला गैंग एक्टिव हो जाता है, वो उनको कॉल्स करना शुरू कर देता है कि जिस हमारी लड़की से तुमने बात की वो घर से भाग गई है, ये तुम्हारी वीडियो है। लड़के को कोशिश करती है लड़की नंगा करने की। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिनको वो सक्सेसफुली कपड़ों से बाहर कर देती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अच्छी खासी एज के और नेक आदमी, मैंने इसका ट्रैप हुए हुए देखे। बड़े सीनियर ऑफिसर्स
उनका टारगेट वो लोग होते हैं जो उनको पैसे दे सकते हैं। वो अपने कपड़ों से बाहर हुए, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई। आप 1 सेकंड के लिए कपड़ों से बाहर होते हैं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी लगी होती है। वो 1 सेकंड का जो आपका क्लिप बन गया, वो सारी जिंदगी आप ब्लैकमेल होंगे, आप नंगे हो गए। आम तौर पे वो क्या करते हैं, फेसबुक के साथ ऐड होके आपके फ्रेंड लिस्ट उठा लेते हैं। भेजेंगे किसको ब्लैकमेल करने के लिए, फ्रेंड लिस्ट उठा ली आपकी, तो वो फिर कहते हैं, ये अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, उसमें फेसबुक के अंदर आपके रिलेशंस मेंशन किए होते हैं। ये वाइफ है, ये कज़न है, ये जी, ब्रदर है, सिस्टर है। बिल्कुल। अगर वो किसी ने किए हुए विक्टिम ने, वो तो रुल गया। मेरे पास ऐसे मैटर्स आए, मैंने डील किया जिनको हमारे साइबर क्राइम वालों ने डील किया, कि जिसमें बाप को बेटी का आईडी दिखा के कि इसको भेजते हैं, तुम्हारी बेटी है। बाप से गलती हो गई यार, 55-60 साल का ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर है, खुदा के लिए ये मैं मैसेज देना चाहूँगा यार, को आप ही खुदा का खौफ कर लें। मुझे आज सुबह से 2 मैटर्स आ चुके हैं। मैं लिया से हूँ बेसिकली, लिया में भी गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं और मुल्तान साइबर क्राइम विंग उनको डील करता है। आज भी एक बंदे की कॉल आई मुझे सुबह सुबह कि आसिफ भाई मैं ट्रैप हो गया हूँ, तो मुझे बचाएं किसी तरह से। ओ खुदा का नाम मानो यार, तुम लोग अपने आप को इतना सस्ता कर दिया तुम लोगों ने कि आगे बैठिए कपड़े उतार के बता के आपको थक गए हैं कि वो ट्रैप कर रही है यार। अच्छा, उसने क्यों कपड़े उतारे जी? आपके लिए उतारे हैं उसने। एक सोचने की बात है भाई। कोई भी आपको कॉल करे, लड़की कपड़े उतार के बैठी हो, आप भी उतार देंगे। पता नहीं क्यों, क्या मसला चल रहा है। अच्छा, फिर विक्टिम ब्लेमिंग की जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे जेंडर बायसनेस यहाँ पे क्रिएट की जा रही है नहीं। तो इसमें विक्टिम्स मेल्स भी हैं, इसमें फीमेल्स भी हैं, गैंग्स भी हैं। अभी आपने खलीलुर रहमान कमर साहब का, मैं उस तरफ आना चाह रहा था। मैं सुना आपने? अच्छा, मैं अभी भी मैं इसको जो है वो, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। उस मैटर के अंदर ट्रैप हो गया वो बंदा, उनको बुलाया। हम उनको अक्सर इस तरह की कॉल्स आती थी कि जी फ़लाँ उनको ऑब्वियसली ट्रैप करना है जी हमने आपसे। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं कर सकता कि मैं, लेकिन फिर वही बात कि जी आपसे ड्रामा लिखवाना है, मूवी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। 2 ही चीज़ें ना, या कोई लड़की है या पैसा है, तो आप ट्रैप हो जाते हो कहीं ना कहीं जाके। ट्रैप होते हो तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। ये यहाँ से जॉब की एडवर्टीजमेंट के हवाले से, खलील रहमान कमर साहब की तो फिर वीडियोस भी आ गई। जी वीडियोस भी आ गई। जॉब की उन वीडियोस का, ऐसी वीडियोस का फोरेंसिक भी करते हैं आप? जॉब्स की एडवर्टीजमेंट के हवाले से, या लड़की के ट्रैप में आके, वो ट्रैप दोस्ती के लिए हो या शादी के लिए हो, लड़की इंग्लैंड से आई हो या अमेरिका से आई हो, बहुत मालदार हो, शादी करना चाहती है, उसको एक बहुत अच्छा बंदा चाहिए, और वो बहुत अच्छा बंदा आप बन जाएं अगर, तो आप सादकाबाद से आगे कश्मीर साइड पे भी चले जाते हैं उस लड़की के पीछे, और किडनैप हो जाते हैं बंदे। ये केसेस भी सामने आ चुके। जॉब्स के लिए गए वहाँ पे, अच्छी ऑफ़र 10 लाख की, 15 लाख की, किडनैप हुए। तो सोशल मीडिया के ऊपर इतबार नहीं करना। जो खलील साहब की आप बात कर रहे हैं, जो या दूसरी कुछ पॉलिटिशियंस की वीडियोस आई, कुछ और लोगों की आई, ये कोई एक केस नहीं है जी। ये बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे सामने हैं। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि डी फेक हैं, कुछ कहते हैं जी हमारी ओरिजिनल है। खलील साहब तो खैर मान गए, मतलब ऐसी दिलेरी हमने पहले कभी किसी के, उन्होंने कहा गन पॉइंट पे किया गया। ये भी कह सकते थे कि डी फेक है, क्योंकि चल जो रहा है ट्रेंड, मतलब कोई हर बंदा डी फेक कह रहा है। डी फेक फौज वीडियो का एनालिसिस हो सकता है, डिजिटल एनालिसिस, इसको फोरेंसिक्स कहते हैं, इसको फोरेंसिक्स एनालिसिस। फोरेंसिक एनालिसिस साइबर क्राइम विंग कर सकता है, तो उसमें वीडियो ऑडियो फोरेंसिक्स होती है, उसमें पता चल जाता है कि ये फौज वीडियो है या ओरिजिनल वीडियो, डी फेक है या पैच्ड वीडियो है। आपके पास आने वाले केसेस में कितने हैं जो साबित हो जाता है वाकई ये ठीक कह रहा था, ये डीप फेक है या फोर्ज्ड है? वो तो जो हमारी फोरेंसिक लैब्स हैं, वो हर जगह पे, हर जो सेंटर है वहाँ पे हैं सर्कल हमारे में,
तो उनका कलेक्टिव डाटा जो है वो हेडक्वार्टर्स में होगा, उससे पता चलेगा कि कितने के केसेस हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं आजकल, क्योंकि अजीब सा ट्रेंड चल गया ना पाकिस्तान और में। डीप फेक निकलते हैं फिर? होते हैं, डीप फेक भी होते हैं। होती है, आपके सामने आती। अभी तो उसको डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है ना, ये सिर्फ इस काम के लिए नहीं है। आप रोबोटिक्स आपने देख लिया, मतलब एक रोबोट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं। आप डिजिटल रोबोट्स बन गए जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस की आप स्पीच देते हैं, डीफेक देते हैं, कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा एआई जनरेटेड होता है। एआई जनरेटेड होता है, तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है। लेकिन हम पाकिस्तानियों ने, मेरा ख्याल है कि अब हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से हटके कि किसी की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है उसको हमने तवज्जो करनी है। बेहतर है कि लोगों को इस चीज़ से निकालना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये इतनी अहम नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म होता जा रहा है। पहले स्कैंडल आता था ना इस तरह का, लोग बहुत बात करते थे। अब स्कैंडल आता है दूसरे चौथे दिन भूल जाते हैं। उसकी वजह ये कि ये मतलब कहीं ना कहीं दुश्मनी के लिए या ब्लैकमेलिंग के लिए उस क्रिमिनल को जिसने ये बनाई है और वायरल की है उसको कोई ट्रोल नहीं कर रहा, उसको बुरा भला चंद लोग कह रहे हैं। जिसकी निकलती है पाकिस्तान में जी, जो पकड़ा जाता है वही चोर है, बस। लंबी बात कर रहा था मैं। ट्रू, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हुई। सोशल मीडिया को, फ़ोन को सिक्योर किया, सोशल मीडिया को सिक्योर कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, ये तो आपने बताया कि हम किसी को अपनी फ़ोटोज़ ना भेजें, वीडियोज़ ना भेजें, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट शेयर ना करें। जैसे आपने मेरे फ़ोन को 90% सिक्योर कर लिया, उसी तरह सोशल मीडिया को, फेसबुक को, इंस्टा को या दीगर प्लेटफॉर्म्स को भी सिक्योर किया जा सकता है? जी बिल्कुल। उसमें पहली चीज़ तो ये 2-3 चीज़ें मतलब आसानी इस तरह से बताते हैं कि लोगों को आसानी से समझ आए। एक तो पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखें, यानी इस तरह से कि अगर मैं आसिफ इकबाल ही मेरा पासवर्ड रखना है मैंने, तो आसिफ आगे $साइन इकबाल कर दूं, आसिफ क्वेश्चन मार्क इकबाल कर दूं, ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो जाएगा। यानी स्पेशल कैरेक्टर $साइन, नंबर साइन, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी उसके अंदर ऐड कर दें, एक आध नंबर ऐड कर दें 2, 6, 4, 5 में से, तो वो सिक्योर हो जाता है। पासवर्ड इस तरह का रखें। दूसरा काम करना है कि इंस्टा का पासवर्ड और होना चाहिए, फेसबुक का और होना चाहिए, ट्विटर का और होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर एक हैक हो जाए तो बाकी बच जाए। हमारे सब का एक पासवर्ड होता है। गूगल का पासवर्ड खास तौर पे आपका सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि गूगल गया तो सारे गए। गूगल का पासवर्ड और होना चाहिए। सबके पासवर्ड डिफरेंट होने चाहिए। डायरी में लिख के रख लें बेशक घर में, और रखने ज़रूरी हैं। भूल जाए तो वो उठा के फिर आप उसको। अच्छा, डिफरेंट कैसे कि किसी में कोई $साइन डिफरेंट कर दें, किसी में नंबर डिफरेंट कर दें, ताकि आपको वो याद करने में आसानी रहे। ज़्यादा बिल्कुल ही डिफरेंट ना करें बेशक, क्या आप ही भूल जाए बाद में। क्या भूल जाए। कोई पासवर्ड चेंज भी कर सकता है आपका? पासवर्ड एक्सेस किया जा सकता है, हैकर्स कर सकते हैं। आप कैसा भी पासवर्ड रख लें वो हैक हो जाए? नहीं, वो जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो मुश्किल होता है। पासवर्ड रिकवरी जो है ना, वो एक डिक्शनरी मेथड होता है हैकर्स के लिए। उसमें ये है कि नंबर्स और ये कैरेक्टर्स का पासवर्ड लगाओ तो वो उससे आसानी से हैक हो जाता है। उसमें अगर डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होता, $साइन नहीं होता, वो इसलिए रखे जाते हैं कि उसको फिर हैक करना पासवर्ड को मुश्किल हो जाता है। वो करें। और उसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जी, ये अक्सर लोग कहते हैं जी उसके बाद भी हैक हो जाता है। और भाई ये रस्तू, बात ये है कि अगर आप घर में ताला फिर ना लगाओ, ताला लगा के क्यों जाते हो? ताला तो टूट भी जाता है ना। ताला को मतलब दीवार भी तो फलांगी जा सकती है, तो घर को ताला क्यों लगाते हो? भाई आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करो जितनी पॉसिबल है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ। वो होता ये कि अगर आपका पासवर्ड चोरी भी हो गया तो वो आपकी सिम पे कोड भेजता है, वो कोड लगाते हो आप, तो फिर वो, इसका मतलब है आपके 2 पासवर्ड हो जाते हैं उससे, और आपके हाथ में पासवर्ड आ जाता है 2 फैक्टर वाला। वो ऐड ऑन करें। 3-5 ट्रस्टेड फ्रेंड्स की ऑप्शन है फेसबुक के अंदर, उसको अनेबल करें कि अगर आपका हैक हो गया उनके ज़रिए आप उसको वापस ले सकते हैं फेसबुक से, वो हो सकता है। सिक्योरिटी में ये चीज़ें 2-4 ज़रूरी हैं, और बहुत सारी हैं लेकिन ये 2-4 कर लें तो बहुत हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है?
सारे ही Comparatively. सारे ही एक जैसे हैं। इस वक्त सबकी सिक्योरिटी फीचर्स एक जैसी हैं। आपने अपने गूगल के साथ उसको जब अटैच कर लेना है, गूगल आपने सिक्योर रखना है, बाकी चीज़ें आपकी रिकवर हो जाती हैं, सारे ही आपके सिक्योर हैं। ये सब में ये ऑप्शंस हैं, पासवर्ड की है, रिकवरी की है, दूसरा आपकी 2 फैक्टर की है, और दूसरे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। एक और टैब होती है उसमें प्राइवेसी की, कि आपने जो भी चीज़ शेयर करनी है किन लोगों के साथ शेयर करनी। जो नया नया अकाउंट बनाते हैं उनको पता नहीं होता, बल्कि पुराने वालों को भी पब्लिक कर देते हैं। मेहंदी डांस, भाई की शादी पे डांस बच्ची ने किया, अपने भाई की चढ़ा दी वीडियो, वो पब्लिक हो गई। वो यूट्यूब पे आप मेहंदी डांस लिखें, कितने लोगों के घरों की शादियों के डांस वहाँ पे अवेलेबल हैं, खुद ही अपलोड किए। सिर्फ उसको आपने कस्टमाइज़ नहीं किया कि जो भी तस्वीर अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें, उसको प्राइवेसी में जाके उसमें होता है एवरीवन, उसमें होता है फ्रेंड्स, उसमें मी ओनली, उसमें फिर कस्टमाइज़ की ऑप्शन होती है। कस्टमाइज़ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस किस के साथ आपने उसको शेयर करना है, आप कस्टमाइज़ कर लें, पब्लिक ना करें। इससे जुड़े हुए 3 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला तो ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल यूट्यूबिंग और व्लॉगिंग की दुनिया है। आप फैमिली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। व्लॉगर्स ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को एक्सपोज करते हैं टू द पब्लिक, टू द सोशल मीडिया एंड टू द पीपल आउट देयर। तो उसके नुकसानात होंगे फिर तो। देखिए, इज इट सेफ? आपको याद होगा कि एक वीलॉगर जो पाकिस्तान के लीडिंग है, उनकी वाइफ की वीडियो आई, जी। ठीक है, वो रोते फिर रहे थे। बनता है रोना कि आपकी फैमिली के बारे में। अगर उनकी वाइफ की पिक्चर्स या वीडियोस सोशल मीडिया पे ना होती, वो डीप फेक नहीं बन सकती थी। कहने कहा ना कि वो डीप फेक है, वो नहीं बन सकती थी। बात यह कि सोशल मीडिया है दो धारी तलवार, आप इससे काटते भी हैं, आप कटते भी हैं। जब आप कटते हैं फिर आप चीखते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि किस तरह का कंटेंट ऑन एयर करना चाहिए कि आप सिक्योर हैं, तो मेरे ख्याल से जो कंटेंट आपके भाई और बाप को आप दिखा सकते हैं वो कर दें शेयर, उससे ज़्यादा नहीं। हम बैरियर नहीं लगा सकते। वजह यह है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ हैं कि वो ज़रूरत के तहत कपड़े पहनती हैं, वो लड़कियाँ अपने भाइयों और बाप के सामने, दे हैव नो इशू, ठीक है, हम जानते हैं। पाकिस्तान में ही ऐसी जगह है कि बग़ैर बुरके के तस्वीर लड़की की सिंपल दुपट्टे में भी आ गई तो वो मार देते हैं। ट्रू, ऐसा ही है ना। इसलिए हम इसमें बैरियर्स नहीं बना सकते, वो उन्होंने खुद बनाने हैं उन फीमेल्स ने, कि हम किस तरह की चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे जो है पब्लिक करें, वो उन्होंने खुद सोचना है। अब वो एक फ़ीमेल है जो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखती है, सोशल मीडिया पे मोहतात रहती है, मोबाइल फ़ोन उसका है, उसमें उसकी बच्चों की तस्वीर है, या अपनी है, या अपने हस्बैंड की, या किसी और की फैमिली मेम्बर की। अब जब ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए रिपेयरिंग लैब में जाता है, ज़ाहिर है वो ख़ुद तो रिपेयर नहीं कर सकती उसको, उसने किसी की मदद लेनी है। जब वहाँ जाएगा तो उसको वो मोबाइल फ़ोन ओपन भी चाहिए विदाउट एनी पासवर्ड, फिर क्या करेंगे आप? आपकी इस बात से ना मुझे एक आइडिया आया। वैसे मैंने मार्केट के अंदर फीमेल ये रिपेयरिंग वाली मैकेनिक नहीं देखी आज तक। बिल्कुल। अगर बच्चियां ये काम सीखना चाहें तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटरेस्टिंग। उनको लोग ज़्यादा पैसे देंगे इसलिए कि सिक्योर फील करेंगे, फीमेल सिक्योर फील करेंगी। और मेरा ख्याल है कि इस इंटरव्यू के बाद बच्चियों को इस साइड पे आना चाहिए कि जो बेरोज़गार हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। दूसरा, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए अगर उसके अंदर डाटा है, या तो डाटा उसमें से साफ़ किया हो, या अगर आपका प्राइवेट डाटा, आपकी वीडियोस या इस तरह की कोई चीज़ है, तो फिर रिपेयरिंग के लिए देना ठीक नहीं है। सर पे बैठ के करवाएं या ना करवाएं,
एफोर्डेबिलिटी की बात ही ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे ये बात आती, कहते जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने रिपेयर कराना, नया नहीं ले सकते, तो भाई सर पे बैठ के कराओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब हर ऑप्शन नहीं मिलती है आपको, कहीं ना कहीं आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आपके पास तो बहुत सारे मेरे cases जैसा होंगे। बंदा, मेरे पास सैमसंग था, उसकी स्क्रीन ख़राब हुई, मैं 2 घंटे बैठा रहा मैकेनिक के सर पे। वो कहता है भाईजान, मैं उसको नहीं बताया मैंने मैं कौन हूँ, लेकिन मैं उसके सर पे बैठा रहा एक वैसे ही कि मैंने कहा भाई मैंने सामने। वो कहता सर जी ये कोई मतलब बम रखा हुआ है इसके अंदर। मैंने कहा जी बम से भी आगे की चीज़ें, मेरे मोबाइल में तो बहुत सारा लोगों का मटेरियल डाटा इतना, तो मैं साथ 2-2.5 घंटे बैठ के मैंने वो ठीक करवाया भाई। उसको मैंने नहीं बताया मैं कौन हूँ। तो करें आप भी। कभी मोबाइल रिपेयरिंग वालों को भी उठाया आपने? कोई ऐसे केसेस बहुत भी आपके सारे पास उठाए, आए? बहुत सारे उठाए, बहुत सारे वो उठाए जानबूझ जिन्होंने। के भी करते हैं? देखिए होता ये है कि जब उनको दे के आते हैं ना मोबाइल, लैपटॉप रिपेयरिंग वालों को भी बड़े उठाया, हाँ। काफ़ी सारे पकड़े गए लोग। वो होता ये है कि वो जब उनके पास मोबाइल जाता है, फीमेल अगर बेचने जाए, वो डाटा रिकवरी अक्सर ऐसे होते हैं, जो शिकारी टाइप के बंदे होते हैं, वो लगाते हैं डाटा रिकवरी। जब भी मोबाइल बेचने के लिए जाएं, उसको फैक्ट्री रीसेट करें। आईफोन में भी रीसेट का ऑप्शन है, एंड्रॉयड में भी है। फैक्ट्री रीसेट करें, और फिर उसके बाद फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होगा, एक तो उसके अंदर से आपकी तस्वीरें, आपकी पिक्चर, डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। दूसरा उसमें क्या होता है कि आपका गूगल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फेसबुक, ये जितने ऑनलाइन अकाउंट्स हैं कनेक्टेड हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, गैलरी को साफ़ करके जाके बेच आते हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स उनके कन्फिगर ही होते हैं, वो वहाँ से वो यूज़ हो जाते एक्सेस हैं। कर लेते फैक्ट्री रीसेट करें, वो सारा कुछ डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका सोशल मीडिया उससे, गूगल, और उसके बाद उसमें गाने शाने भर के ओवरराइट करके फिर बेच दें, फिर रिकवर नहीं होता। अब यहाँ पे भी कुछ रस्तू कहते हैं फिर भी रिकवर हो सकता है। अब बंदा पूछे कि यार वो जो बैठा है उसकी को आपसे ज़ाती दुश्मनी होगी तो वो लगाएगा रिकवरी। वो सिर्फ एक अटेम्प्ट करते हैं बस, ठीक है। हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई इशू नहीं। जैसे आपने एक आइडिया दिया कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ख़वातीन को भी आना चाहिए सामने, और उसमें उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। मुझे याद है कि वीडियोग्राफी जो शादी ब्याह की मूवीज़ बनाती हैं, फोटोग्राफी करती हैं, उसमें ख़वातीन आ गई तो लोगों ने ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना महसूस जी किया कि जी बिल्कुल। हमारे घर में ख़वातीन की वीडियो बनाने के लिए मर्द हज़रात आते हैं तो बुरा लगता है, या हम नहीं चाहते किसी गैर मर्द को अपने फैमिली इवेंट या जो प्राइवेट फंक्शन है उसमें एक्सेस दें। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो डेटा आपकी शादी ब्याह का, मेहंदी की तकरीब का, डांस की वीडियोस, आपकी बच्चियों का, आपकी ख़वातीन का, जो एक वीडियोग्राफर बना के ले गया है जिसको आपने हायर किया था, अब वो भी तो उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है। वो डेटा तो उसके पास है, अभी तो वो सोशल मीडिया पे नहीं गया, पहले रॉ डेटा सारा उसके पास है। देखें, ये इस तरह का डाटा बहुत पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, जो वायरल हुआ है लोगों की ज़ाती, यानी बर्थडे की, उनकी फंक्शन की, उनकी मेहंदी की, उनकी शादी की। तो वो इसमें ये देखा गया कि उनका एग्रीमेंट हुआ किसी अमाउंट पे, तो वो बाद में अक्सर जो होते हैं ना मूवी बनाने वाले, उनको ये एतराज़ होता है कि इन्होंने काम हमारे से ज़्यादा लिया है, इतने पैसे एक्स्ट्रा बनते हैं। वो उनका झगड़ा हो जाता है उस बात पे, वो फिर डाटा वायरल कर देते हैं गुस्से में। इस तरह के मैटर्स जो हैं वो रिपोर्ट भी हो चुके, या किसी भी वजह से वो डाटा वायरल कर दें। इसमें हमने देखा है कि एग्रीमेंट्स नहीं होते। जब भी मूवी मेकर को बनाएं, फोटोग्राफर को बुलाएं, उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करें और उसमें ये ज़रूर लिखें कि अगर ये वायरल हुआ तो आप ज़िम्मेदार होंगे इसके। ऐसा एग्रीमेंट होता ही नहीं। नहीं होता, ये होना चाहिए। आप तो ऐसे ही इसको, मैं आपको बताऊं, हमें हर चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा है। हमारा साइकिल चोरी हो जाए ना तो हम थाने पहुंच जाते हैं। हमारे डाटा की हमें अहमियत का ही नहीं पता कि ये वो इतनी अहम चीज़ है कि ये इसको हमें सिक्योर करना है। ये हमें इसकी डाटा की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। अच्छा असफ, आप बार बार बात कर रहे हैं कि जो डेटा है वो एसेट है। अब ये एसेट बिकता है, यानी मोबाइल सिम्स के थ्रू। मोबाइल सिम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो मोबाइल सिम जो है, जो फ्री में मिल जाती है हमें, तो वो भी उसकी क्या कॉस्ट पे करनी पड़ रही होती है? देखिए, वो मोबाइल सिम्स जो है ना, ये जो आमतौर पे बाहर बैठे होते हैं लोग, उनके पास जाते हैं मोबाइल, वो थंब लगवाते हैं, वो साथ ही ये कहते हैं कि वो एक्चुअली एक्टिवेट नहीं हो रही, कोई कनेक्टिविटी का मसला आ रहा है, कोई और मसला आ रहा है, आप कल आ जाएं, शाम में आ जाएं।
एक्चुअली सिम एक्टिवेट हो चुकी होती है, वो आपको नहीं देते। आप अगले दिन जाते हो, वो आपको सिम थंब लगा के दे देते हैं, आप आ जाते हो। एक सिम उन्होंने आपके नाम पे एक्टिव कर ली, जो कि वो 1000 से 1200 तक की बेचते हैं मार्केट के अंदर, और वो सिम क्राइम के लिए यूज़ होती है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके, क्रेडिट कार्ड बिकते हैं मार्केट के अंदर। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मेरा क्रेडिट कार्ड किसी और को फ़रोख्त कर दिया जाए? वो होता ये है कि डाटा आपका बेसिकली चोरी किया होता है उन्होंने। किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, किसी आप फिलिंग स्टेशन पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे आप गाड़ी में बैठे हुए, इधर टेबल पे बैठे हुए, आपने कार्ड पकड़ा दिया, वो जाएगा कैशियर उनका, जाके कार्ड स्वाइप करके और आपको रॉक्स ला के दे देगा। और अपने वो क्या करते हैं अक्सर, जो हमने आइडेंटिफाई की है साइबर क्राइम विंग ने, उनके पॉकेट के अंदर एक स्कीमिंग डिवाइस होती है, वो उसमें से भी मार लेते हैं कार्ड चुप करके, छुप के। वो आपका डाटा सारा उधर कॉपी हो गया, वो डाटा बिकता है। या आप एटीएम पे जाते हैं, आप कार्ड डालते हैं, वो डाटा स्किम कर लेते हैं, वो बिकता है आपका डाटा। या वेबसाइट पे आप परचेज़ करते हैं, वो रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स नहीं होती किसी इदारे की, ऐसे ही वेबसाइट्स पे जाके आप डाटा वहाँ से कोई चीज़ बाय करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड अपना उसमें एंट्री करते हैं, वो ठीक है, चीज़ भी आपको मिल गई, वो वेबसाइट हैक हो जाती है। उस वेबसाइट की शॉप एडमिन होती है जिसमें वो डाटा स्टोर होता है जाके। अक्सर वेबसाइट्स की शॉप एडमिन हैक होती है, तो वो आपका क्रेडिट कार्ड भी बीच में ही होता है जो वहाँ पे, तो वो इस तरह से वो डाटा जो है वो चोरी होता है। तो उसको कैसे महफूज बना सकते हैं? मतलब हमने तो उसको स्वाइप कराया हुआ है वहाँ पे, और उसके पास हमारा बड़ा डेटा है। आसान तरीका है जी। मैंने खैर कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया, मेरा एटीएम है, डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड है। अच्छा, वो मेरे सामने ही स्वाइप होता है। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी रेस्टोरेंट पे जाऊं और मैं वहीं पे बैठ के पकड़ा दूं। मैं खुद उठ के जाऊंगा या उसको कहूँगा इधर लेके आओ मशीन, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मशीन लेके आओ मेरे पास, मेरे सामने स्वाइप करो, कार्ड नहीं देता मैं। ठीक। इस तरह बच सकता है। एटीएम पे जाता हूँ तो वो जहाँ से कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम का, वो वहाँ पे उन्होंने डिवाइस लगाई होती है ग्रीन से कलर की, या उस एटीएम उसको थोड़ा सा हिलाएं, डबल टेप से लगाई होती है, वो हाथ में ही आ जाती है, उसको चेक कर लें कार्ड डालने से पहले। इस तरह बच सकते हैं। और वेबसाइट पे जाके, रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स पे जाके अगर मजबूरी हो तो अपना कार्ड डालें, वरना नहीं डालें। नहीं यूज़ करें। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, मोबाइल ऐप की मैं बात कर रहा था स्टार्ट में भी। मैंने मोबाइल ऐप अब डाउनलोड कर लिए, अब हमारी मजबूरी 5 लाख तक की अमाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मोबाइल ऐप से। उसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं हमें जायज़ कैश कर दें, या माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग है, वो टेलीनॉर, जायज़ कैश, ईजी पैसा, कुछ भी है। फिर लोग कहते हैं वहाँ से हमारे पैसे चले गए, जायज़ कैश अकाउंट से पैसे किसी ने निकाल लिए, हमारे बैंक अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए। तो इज़ इट नॉट ईजी टू यूज़, यानी सेफ़ टू यूज़, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ये कैसे पैसे निकल जाते हैं? ऐसे ही नहीं निकलते, कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं यार। ओटीपी लगा लें, ठीक है, ओटीपी आपको पता होगा आएगा, वो डालेंगे तो फिर ट्रांजैक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको पिन पे कोड आता है, आप कोड दे देते हैं। लोगों को कॉल आती है, जी आपका एटीएम जो है वो ब्लॉक हो रहा है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे दें। आप वो इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो एक्सेस तो करेगा। भाई लोग अपने हाथ से खुद पकड़ा देते हैं अपना एसेट, और फिर बाद में चीखें मारते हैं। फ़ोन के ऊपर आपको बैंक की हेल्पलाइन से भी कॉल आए, यार जो हेल्पलाइन होती है ना, हेल्पलाइन पे कॉल हम करते हैं। कभी आपको 1122 की कॉल आई? हेल्पलाइन होती है कॉल रिसीव करने के लिए, ठीक है। हेल्पलाइन से कॉल आ गई जी, हमें हेल्पलाइन वाला क्यों कॉल करेगा भाई? वो हमारी, उसको कैसे पता हमें हेल्प चाहिए? वो हमसे हेल्प मांग रहा है। हेल्प, वो हमें कॉल कर रहा है जी, हेल्पलाइन वाला वेला बैठा हुआ है। फ्रॉडिया होता है यार वो। और नंबर 11 44 33 बैंक का ही आ जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो कॉलर आईडी स्पूफिंग होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए उसको नंबर जो उसमें डालेंगे, आपका नंबर डाल देंगे, आपके नंबर से आपको ही कॉल चली जाएगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जो नंबर डालेंगे आपको कॉल चली जाएगी। तो किसी भी जगह से कॉल आए, अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी। ठीक। अच्छा, आप ये बता दें इख्तिताम में कि अगर हम विक्टिम होते हैं, खुदा न खास्ता, फॉर एग्जांपल मेरी फेसबुक में आईडी मेरे नाम से किसी और ने बना ली है, और वो मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, मैसेजेस भी भेज रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई फ़ोन करके कहता है कि जी हम फ़लाँ
उससे बात कर रहे हैं और आपका जो रिश्तेदार है वो इस जगह पे फंसा हुआ है, हमें इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें, किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, तो हम FIA से कैसे रब्ता कर सकते हैं? helpdesk@nr3c.gov.pk ईमेल करें, या पोर्टल पे कंप्लेंट हो सकती है complaint.fia.gov.pk, या इन पर्सन जाके खुद कंप्लेंट कर सकते हैं आप। 15 ऑफिसेज हैं साइबर क्राइम विंग के जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। वो होपफुली अभी प्रपोज़ल बन गया है, 35 होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये कि खुद जाके भी कंप्लेंट की जा सकती है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम उसकी कंप्लेंट का जो है वो 60 डेज़ है उसका, कि उसमें आपने इंक्वायर करना है, और 90 डेज़ तक एक्सटेंड भी हो सकता है वो। लेकिन होता ये है कि प्रायोरिटाइज़ कर लिया जाता है। जहाँ पे आपको शायद याद हो कि कुछ बच्चियों ने सुसाइड भी कर ली सुसाइड, और अल्लाह को प्यारी हो गई सोशल मीडिया के हवाले से ब्लैकमेलिंग के चक्कर में। तो तब से ये हुआ कि एक SOP बना दिया गया कि जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के हवाले से कंप्लेंट आएगी उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से ठीक। ये 2 टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। कोई भी काम छोड़ के पहले इनको करना है, उसके बाद जो दूसरी कंप्लेंट्स आती हैं उनको डील किया जाता है, क्योंकि इसमें जान जाने का ख़तरा है, इसमें इज़्ज़त जाने का ख़तरा है, इसमें लोगों की पूरी ज़िंदगी तबाह होने का ख़तरा है। तो बाकी फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो सेकंड प्रायोरिटी पे किए जाते हैं, लेकिन किया जाता है उनको। आसिफ इकबाल साहब, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। आई नो कि आपका वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन आपके इस वक्त की वसातत से, आपके शो में होने की वसातत से लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा। थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया वंस जी, अगेन। आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA आसिफ इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इट वाज मोर ऑफ एन एजुटेनमेंट, जिसमें आगाही देने की कोशिश की गई ताकि आप महफूज रह सकें, आपके अहलो अयाल, आपके अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब महफूज हो सकें। आई होप यू इन्जॉयड इट। अगर इन्जॉय किया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुँचता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।